नमस्कार दोस्तों, आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं अपने YouTube चैनल पर हिंदी धाम पर एक नई प्रश्नोत्तरी को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भाषा और समाज के लेखक कौन हैं? भाषा और समाज के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। ऑप्शन ए है रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी है देवेंद्र नाथ शर्मा, ऑप्शन सी है धीरेन्द्र वर्मा और ऑप्शन डी है उदय नारायण तिवारी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन ए है रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी है देवेंद्र नाथ शर्मा, ऑप्शन डी है धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन डी है उदय नारायण तिवारी। तो इसका आज का हमारा पहला उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रामविलास शर्मा। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है रचना? तो ऑप्शन ए है उपन्यास, ऑप्शन बी है रेखाचित्र, ऑप्शन सी यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन डी है कहानी। तो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या रेखा चित्र से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। क्या कह रहा है, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन? कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन कथन किस रचना से लिया गया है? तो यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? ऑप्शन ए ध्रुव स्वामी, ऑप्शन बी है प्रेम जोगनी, ऑप्शन सी है कर्पूर मंजरी, ऑप्शन डी है नील देवी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ध्रुव स्वामी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। ब्योमकेश दरवेश के लेखक कौन हैं? ब्योमकेश दरवेश के लेखक कौन हैं? ब्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है यशपाल, ऑप्शन सी है रुद्रकाश के, ऑप्शन डी है विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारे आज के चौथे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन हैं? जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कीट्स, ऑप्शन बी है देरिदा, ऑप्शन सी है फ्रायड, ऑप्शन डी है बुआलो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी बुआलो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, क्या कह रहा है, उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन हैं? उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर संरचनावाद के पाश्चात्य विचारक में पूछा जा रहा है प्रश्न कि उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है। ऑप्शन ए है दांते, ऑप्शन बी है ब्रैडले, ऑप्शन सी है सस्यूर, ऑप्शन डी है जॉनसन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सस्यूर। तो उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है, सस्यूर महोदय हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, समय देवता किस कवि की कविता है? समय देवता किसकी रचना है, पूछा है। समय देवता किस कवि की रचना है? तो क्या पूछा है,
समय देवता किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी है नरेश मेहता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी नरेश मेहता। तो समय देवता किसकी रचना है? तो नरेश मेहता, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? क्या पूछ रहा है? सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है सिद्ध साहित्य, ऑप्शन बी है रासो साहित्य, ऑप्शन सी है नाथ साहित्य, ऑप्शन डी है जैन साहित्य। तो सरहपा हमारे किससे संबंधित थे? ऑप्शन, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सरहपा सिद्ध साहित्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी है कुंभन दास, ऑप्शन सी है नंददास, ऑप्शन डी है सुंदरदास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरदास अष्टछाप के कवियों में नहीं आते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? बिहारी किस धारा के कवि हैं? बिहारी किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए रीति सिद्ध, ऑप्शन बी है रीति मुक्त, ऑप्शन सी है स्वच्छंद, ऑप्शन डी है रीतिबद्ध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीति सिद्ध बिहारी जी रीति सिद्ध के कवि हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई पड़ता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, ऑप्शन बी है प्रयोगवाद, ऑप्शन सी है छायावाद, ऑप्शन डी है नई कविता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, ऑप्शन बी है प्रयोगवाद, ऑप्शन सी है छायावाद, ऑप्शन डी है नई कविता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का? ऑप्शन नंबर सी, छायावाद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या पूछा है? उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? तो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सरोज स्मृति, ऑप्शन बी है राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है कुकुरमुत्ता। तो किस पंक्ति से ली गई है यह पंक्ति? किस कविता से यह पंक्ति ली गई है? तो आप लोग बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह पंक्ति निराला के सरोज स्मृति से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? क्या है? निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? असंगत पूछा है। तो असंगत इसमें क्या कह रहा है? ऑप्शन ए पौम चरिव अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, इसे देखकर स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। ऑप्शन बी क्या है? पौम चरिव की 90
संधियों में से 73 संधियों की रचना स्वयंभू ने तथा शेष 7 संधियों की रचना उनके पुत्र त्रिभुवन ने की थी। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है, डॉक्टर भयाड़ी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति कहा है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश में सबसे बड़ा ग्रंथ महापुराण या महापुरुष गुण अलंकार है। इसके रचनाकार पुष्पदंत 10वीं शताब्दी है। तो इसमें से कौन सा असंगत है पूछा है, तो हमारा असंगत कौन सा हो जाएगा, देखते हैं। बहुत ही छोटी सी इसमें त्रुटि की गई है, असंगत पूछा है, तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी असंगत है। क्यों असंगत है, क्योंकि ये 73 की जगह जो 73 दिया गया है इसमें 73 नहीं बल्कि कितना होना चाहिए, 73 की जगह 83 संधियों की रचना, कितना 83 संधियों की रचना, कितना 83 संधियों की रचना किसने किया है, स्वयंभू ने, तथा शेष 7 संधियों की रचना किसने किया है, उनके पुत्र त्रिभुवन ने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने जैन ग्रंथ गान ओ दूहा नामक ग्रंथ का संपादन किया है। ऑप्शन बी क्या है, बौद्ध गान ओ दूहा सिद्धों की रचनाओं का पहला संकलित ग्रंथ है। ऑप्शन सी है, अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि स्वयंभू 8वीं सदी हैं। और ऑप्शन डी क्या है, स्वयंभूकृत पौंचर्यु रामकथा का विशाल प्रबंध काव्य है। इसमें 90 संधियां और 5 कांड हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 14 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 14 नंबर का ए असंगत है। क्यों असंगत है, आइए देखते हैं। ये जैन गान व दोहा नहीं है बल्कि क्या है, बौद्ध गान व दोहा हरप्रसाद शास्त्री ने क्या किया है, बौद्ध गान व दोहा का हरप्रसाद शास्त्री ने। गान व दोहा का बौद्ध गान व दोहा का हरप्रसाद शास्त्री ने संपादन किया, ना कि जैन गान व दोहा का। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है, थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो गया है, देख लीजिए। अपभ्रंश प्राकृत तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है तथा प्रत्येक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जन्म किसी न किसी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए हो गया। और ऑप्शन बी क्या कह रहा है, अपभ्रंश को अवहंस, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, आभीरी, अभिरोक्त आदि नामों से भी अभिहित किया गया है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया। इसमें उन्होंने उदाहरण देकर अपभ्रंश संबंधी विचार किया है। और ऑप्शन डी क्या है, हिंदी में प्रायः अपभ्रंश शब्द का ही प्रयोग किया गया है। अपभ्रष्ट शब्द का उल्लेख बहुत कम मिलता है। तो संगत पूछा गया है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर सही क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में नहीं बल्कि संस्कृत में
संस्कृत में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मिलता है, ना कि हिंदी में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। ये रहा असंगत, इसमें भी पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग जल्दी से बताएंगे। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा हो गया है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं। महाराष्ट्र के नामदेव की रचनाओं में ब्रजभाषा का अत्यधिक प्रभाव है। जयराम ने चंपू काव्य राधा माधव विलास की रचना की है। ऑप्शन बी क्या है, तमिलनाडु के महाराजा राम वर्मा स्वाति तिरुनाल नाम से ब्रजभाषा में काव्य करते थे। ऑप्शन सी क्या है, कन्नौजी वस्तुतः ब्रजभाषा का पूर्वी और बुंदेली उसका दक्षिणी रूप है। यदि इन बोलियों के क्षेत्र को सम्मिलित कर लिया जाए तो ब्रजभाषा का क्षेत्र और अधिक विस्तृत हो जाता है। और ऑप्शन डी क्या है, साहित्य सृजन की भाषा क्षेत्रीय सीमाओं में बंधी नहीं रहती, इसलिए काव्य में ब्रजभाषा का विस्तार असम से लेकर पश्चिम में गुजरात और कच्छ तक हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें असंगत है। तो आइए देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्यों बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो महाराजा राम वर्मा थे वो तमिलनाडु के नहीं बल्कि कहाँ के थे, केरल के थे। केरल के थे, तो ये तमिलनाडु की जगह केरल के महाराजा रवि राम वर्मा हो जाएंगे। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी नहीं है आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है उड़िया, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है बिहारी, ऑप्शन डी है बंगला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मराठी या पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा, आइए देखते हैं। भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। भारोपी परिवार की भाषा कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए कैल्टिक, ऑप्शन बी है इतालिक, ऑप्शन सी है जर्मनिक, ऑप्शन डी है सियोयन। तो भारोपी परिवार की भाषा कौन सी नहीं है, आइए देखते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी सियोयन या भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, जादू यथार्थवाद मैजिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। देखिए, एक प्रथम संपादक किसने था, कौन था, पहली बार इसका प्रयोग किसने किया था। दो प्रकार के इसमें प्रश्न बनते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए फ्रेंच कॉफ्का, ऑप्शन डी फ्रेंच रो, ऑप्शन सी ए अल्बर्ट कामू, ऑप्शन सी ए सार्थ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जादू यथार्थवाद मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच रो। कौन, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। मस्तीन सुखा डाहिबी आसीम और थाईबी थी धीधी धुना निप जाहिबी फी फिना सत्य साहिबी। किस भाषा की यह पंक्तियाँ हैं, किस भाषा में लिखी गई हैं यह पंक्तियाँ। तो आप लोग बताएंगे। मस्तीन सुखा डाहिबी आसीम औरन थाईबी धीधी धुना निप
जाहिबी, फीफी, फिना, सत, साहिबी। तो ऑप्शन ए किस भाषा की यह पंक्ति है? तो ऑप्शन ए है मगधी, ऑप्शन बी है बैसाची, ऑप्शन सी है बांगरू, ऑप्शन डी है खोरमी। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 20 नंबर का प्रश्न का? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने बैसाची की यह भाषा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? देहर भई विदेश किस विधा की रचना? देहर भई विदेश किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी है उपन्यास, ऑप्शन सी है आत्मकथा, ऑप्शन डी है संस्मरण। तो देहर भई विदेश किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आत्मकथा की यह विधा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? कूट भाषा का इसमें चयन करना है, कूट का चयन करना है। तो निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। दलित आत्मकथा कौन सी नहीं है? 22 नंबर का हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? 22 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए है आज के अतीत, ऑप्शन बी है तिरस्कृत, ऑप्शन सी है पानी बिच मीन प्यासी, ऑप्शन डी है मेरी पत्नी और भेड़िया। इसमें आत्मकथा पूछा गया, तो आत्मकथा कौन कौन सी है? ऑप्शन ए और 1 और 4, ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन 1 और 3। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 3। मतलब आज के अतीत और मेरी पत्नी और नहीं पानी बिच मीन प्यासी, यह दोनों आत्मकथाएं हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कूट का प्रयोग करना है, इसमें से विकल्प भी दिख नहीं रहा है, तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद कूट देखते हैं। तो और चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियों में से कौन कौन सी हैं? तो कौन कौन सी चंद्रगुप्त की पंक्तियां हैं? चंद्रगुप्त ने कौन कौन से कथन कहे हैं? चाणक्य ने कौन कौन से कथन कहे हैं चंद्रगुप्त नाटक में, ये बताना है आप सबको। तो जो चंद्रगुप्त नाटक हमारे सिलेबस में लगा है, उनमें से चाणक्य की पंक्तियां कौन कौन सी हैं, ये बताना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा हो जाएगा। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। और दूसरा क्या है? समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। तीसरा क्या है? महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। और चौथा क्या है? एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। तो इनमें से कौन सा सही कोट का हो जाएगा? चयन करना है सही कोट कौन कौन सा है। तो आइए देखते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा। जो हमारा ये ऑप्शन दिया गया है 2 और 3, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और महत्वाकांक्षी का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए, किसका कथन है ये पूछा गया है। 700-800 वर्षों की संचित ज्ञानराशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रबोध सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल क्रम कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं,
किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। यह कथन किसका है, यही पूछा जा रहा है। तो आप लोग पढ़ लिए होंगे। चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ कि विकल्प में क्या क्या दिया गया है, देखते हैं। तो विकल्प हमारा ये रहा। अब विकल्प ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है राम कुमार वर्मा, डी है राम शंकर शुक्ल रसाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असहाय है। उपरोक्त कथन किस लेखक ने किस लेखक के बारे में कहा है। यह कथन किसने किस लेखक के बारे में कहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा है। ऑप्शन बी क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंद्र हरिश्चंद्र के लिए कहा है। ऑप्शन सी क्या है, नंदुलाल वाजपेयी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा है। और ऑप्शन डी क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल के बारे में यह कहा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। तो क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है। फारसी का शब्द पूछा है, तो कौन सा शब्द फारसी का है। ऑप्शन ए है दाग, ऑप्शन बी है औरत, ऑप्शन सी है नीलम, ऑप्शन डी है फेस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से फारसी का शब्द कौन सा है। फारसी का शब्द पूछा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दाग फारसी का शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरणों में लगता है। यह कथन किस आलोचक का है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विकास क्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। यह कथन किसका है, तो ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 27 का रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी तुर्की आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं है। रूढ़ तो है लेकिन यौगिक नहीं है। पीला, झटपट, घुड़साल, पंकज। तो इसमें से कौन सा हमारा सही उत्तर हो जाएगा, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाए, पीला
एक चीज़ के लिए रूढ़ हो गया है, लेकिन यह यौगिक शब्द नहीं है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंच विडाल में शामिल नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पंच विडाल में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंच विडाल में कौन सा शामिल नहीं है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? तो पंच विडाल कौन कौन से होते हैं आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पंच विडाल में शामिल नहीं है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? कूट भाषा का प्रयोग करना है, इसमें पढ़ लेते हैं, उसके बाद कूट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है? तो इसका प्रश्न पहले पढ़ते हैं, उसके बाद विकल्प की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। बी क्या कह रहा है? उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। सी क्या कह रहा है? वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। डी क्या कह रहा है? अपनी रचनाओं में केशव ने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये देखते हैं कूट के माध्यम से। क्या कह रहा है? ऑप्शन ए में क्या दिया है? ए बी सी। और बी में क्या दिया है? ए बी डी। सी में क्या दिया है? ए डी सी। और डी में क्या दिया है? बी सी डी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, केवल डी छोड़ के। अपनी रचनाओं में उनके संस्कृत साहित्य परहेज नहीं किया, बल्कि उनका अनुवाद किया है, धाक जमाई है, पंडित कौशल दिखाया है केशव ने अपनी रचनाओं में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद किस अंश से लिया गया है, किस नाटक से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है लहरों के राजहंस। ऑप्शन बी है आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन सी है ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त सॉरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 32 नंबर प्रश्न का उत्तर तो ऑप्शन नंबर ए लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है? मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विष्णुचंद्र शर्मा। ऑप्शन बी नामवर सिंह। ऑप्शन सी रमेश चंद्र शाह। ऑप्शन डी हंसराज रहबर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताएंगे। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए विष्णुचंद्र शर्मा इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो यह कौन सा भाग है देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? आप लोग जल्दी से इसका उत्तर देंगे। चौथा है, तीसरा है, या दूसरा है, या पहला है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पहला भाग है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मीनारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बातें कही हैं?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रक्रिया में यह कहा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने इसका यह कथन कहा है। तो देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी में 35 प्रश्नों का संकलन किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन चल रहा है इसमें। तो आप लोग इसे ज़रूर सॉल्व करें। इन प्रश्नों को ज़रूर आपको ये परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः एक बार मिलेंगे कल अपने चैनल हिंदी यूट्यूब धाम पर, हिंदी धाम पर। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।